बताइए, ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उससे आप तक क्या पहुंचा, और कोई व्यक्तिगत फीलिंग या व्यक्तिगत लेवल पे कोई ऑब्जर्वेशन हुआ है तो उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, माइक दीजिए पीछे। हाँ जी, बोलिए, तब तक माइक आपके पास। मतलब एक चीज़ ध्यान में आई, जैसे कभी आसपास के मतलब हमारे हम 4 लोग एक घर में हैं और ताऊ जी की फैमिली के मतलब बच्चे मिला के 5-6 हो जाते हैं जब मिलते हैं। तो जब खाना बनाने वाली एक ही लेडी होती है तो वो कहती है कि एक साथ मत खाना, अलग अलग खाना, क्योंकि एक साथ खाते हो तो तुम लोग ज़्यादा खाते हो। तब समझ में नहीं आता था, आज थोड़ा ध्यान गया तो थोड़ा। और एक और चीज़ होती है कि जब टीवी के ध्यान में होते हो तो ज़्यादा खा लेते हो। अब पता चला, अब थोड़ा ध्यान गया आपकी बात सुन के, तो हाँ, बातों में ज़्यादा ध्यान देता था, पता नहीं चलता था पेट कब भर गया, ज़्यादा कब खा लिया। और तब मानते तो नहीं थे इस बात को, लेकिन मज़े मज़े में कभी लगता था मम्मी अकेली हैं परेशान करने के लिए, एक जानबूझ के एक साथ बैठ जाते थे बनाओ। एक और क्वेश्चन था, जैसे अंकल ने फ्री फॉल की बात करी, तो जैसे सोते टाइम भी अगर ऐसी ऐसी एक्सेप्टेंस आ गई कि अब शरीर नहीं चला सकता, मतलब ऐसा आ गया कि मैं गिर रहा हूँ। मेरे साथ एक सोते टाइम ऐसा हो चुका है कई बार कि सोते टाइम मैं उठ जाता हूँ, हार्ट बीट तेज हो जाती है, मतलब बॉडी की वही प्रक्रिया हो जाती है जैसे मैं गिर ही रहा हूँ सही में, लेकिन मेंटली मैं नींद से उठ जाता हूँ। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं सही में मान लूँ कि अब शरीर तो गया तो मैं उससे उठ जाऊँ? एक सब कल्पना से नहीं चल रहा है। जब तक वो वास्तविकता ऐसी नहीं हो गई है कि जीवन ये पहचाने कि अब ये शरीर नहीं चलेगा, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी हमारे भीतर ऐसा कुछ हो रहा है वो कोई फियर है, कोई दबा हुआ कोई चीज़। हाँ जी। हाँ जी साहब, एक नई चीज़ जो आपने बताई बहुत तर्कपूर्ण लगी मुझे, लॉजिक। वो जो बच्चे का उदाहरण, कोई बड़ा आदमी मरने के बाद में पुनर्जन्म होता है बच्चे के रूप में, तो उसका जो जीवन है वो सिकुड़ जाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है वो बचपन में बहुत बड़ी हुई होती है। उससे लगता है कि वो जो एक्टिव है वो शरीर छोटा होने की वजह से एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है। ये बड़ी लॉजिक लेगी ये बात। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और जो मेरे को याद आ गई, मेरे साथ में क्या है कि नई फाइलें तो बंद हो जाती है, पुरानी ओपन हो जाती है कई बार। अब जैसे एक सप्ताह या महीने भर बाद में आपका नाम भूल जाऊंगा, फिर काफ़ी देर याद करने की कोशिश करूंगा तो याद आएगा। अभी अचानक जो ये चल रहा है माहौल, तो इसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पुरानी फाइल जो 1970 से 80 के बीच की होगी, मेरे साथ में घटी, वो मैं बता रहा हूँ। रात में सोते वक्त जो है अचेतन अवस्था में, अवचेतन अवस्था बोलो या चेतन, मतलब जागृत न स्वप्न वाली अवस्था, उसमें मुझे ऐसा महसूस होता था कई बार कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में तैर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ अपने आप ही, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है, वो आज याद आ गया इसलिए मैंने बताया। इसका क्या कारण है अब बताएं। हाँ, देखिए, जीवन अपने आप में एक भारहीन वस्तु ही है और जीवन बहता ही है। तो या तो ऐसा वास्तव में होता है या जीवन में उसका कोई एहसास होता है। कुल मिला के ये जीवन के होने के संदेश, जीवन के होने के एहसास किसी रूप में सामने आते रहते हैं। उन एहसास को हम बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं तो वो सच्चाइयाँ भी हमारे सामने आ सकती हैं। नहीं ध्यान देते हैं तो दब जाते हैं। हाँ जी। ये हम लोग ये अभी जैसे सुना कि जीवन अपनी इच्छा से शरीर को त्याग देता है। थोड़ा माइक ऊपर। जीवन अपनी इच्छा से शरीर को त्याग देता है।
हाँ, इच्छा से का मतलब ऐसा नहीं है, तो इच्छा का मतलब है कि जब तक मानव जागृत नहीं है, मानव के पास इच्छा से शरीर त्यागने का अधिकार नहीं है। जब हम आत्महत्या या शरीर हत्या करते हैं, वो इच्छा पूर्वक नहीं करते हैं, उस समय किसी आवेश में करते हैं। तो इच्छा पूर्वक त्यागने का अधिकार आदमी के पास नहीं, या ये अभी कि नहीं। जब उसे ये लगे कि शरीर उपयुक्त नहीं है जीने के लिए, भैया आप ना पीछे चले जाओ, तो वो आराम से बैठो, उसको भी थोड़ा खेलते रहने दो साथ में, क्योंकि बच्चे को भी अलग करना ठीक नहीं लगता है। आराम से बैठो, वो भी खेलता रहेगा, आप भी खेलते रहना बच्चे के साथ। तो शरीर को त्यागने के बाद क्या वो अपनी इच्छा से ही फिर शरीर को ग्रहण करता है? हाँ। दूसरे शरीर को? ये बात ठीक है। तो जब वो अपनी इच्छा से शरीर को ग्रहण करता है, तो अभी तक कहता है कि हमारे जन्म लेने में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ माता पिता का ही योगदान है। तो यहाँ तो हाँ। ये लगता है कि फिर जो जन्म लिया वो भी हमारी इच्छा से ही है, इसमें बिल्कुल माता इच्छा। माता पिता का कोई योगदान नहीं है। हाँ, ठीक है आपकी बात। तो ऐसा बोल रहे हैं कि शरीर छोड़ते समय, बोलो, शरीर छोड़ते समय दो भाग में शरीर यात्रा की समीक्षा होती है। एक तो सुख दुख, दूसरा शरीर के अर्थ में स्वरूप या कुरूप। तो जिस शरीर को मैं स्वीकारता हूँ उस शरीर को स्वरूप कहा, और जिस शरीर को मैं अस्वीकार करता हूँ उसको कुरूप कहा। तो ये बहुत संभव है कि शरीर छोड़ने के क्षणों में यदि मैं स्त्री शरीर चला रहा हूँ तो वहाँ मैं अपनी स्वीकृति को बदल दूँ, जो भी मेरे साथ घटा है उन निष्कर्षों के आधार पे। तो शरीर छोड़ते समय जिस शरीर को स्वीकारता हूँ वो शरीर अगली यात्रा के लिए तय हो गया। एक बढ़िया घटना किसी शिक्षक बहन ने कभी शेयर किया। सामान्यतः पुरुष समाज चूँकि पुरुष प्रधान है, इसलिए किसी महिला शरीर को चलाते हुए ये स्वीकार हो जाना कि मैं पुरुष शरीर को चलाऊंगा, ऐसा लॉजिकल लगता है। लेकिन इससे भिन्न एक एग्जाम्पल एक टीचर बहन ने किसी शिविर में शेयर किया कि उसके पिता हर दिन रात को शराब का एक पैग लगाया और सो जाते थे। तो कभी भी उन्होंने शराब पीने की हालत में कोई अपशब्द या कोई बहकने वाली बात नहीं की। खाने के बाद 2-4 पैग लगाए, सो गए। तो बेटी को इस बात का एहसास था कि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा है जिसके लिए उनको कोई अपराध बोध है या उनको कोई पीड़ा है। अपने अंतिम क्षणों में उस पिता ने अपनी बेटी से शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि अगली शरीर यात्रा में उन्होंने कहा कि पवित्रता से जीने के लिए पुरुष शरीर की तुलना में स्त्री शरीर ज़्यादा बेहतर है। कोई एक डिस्कशन में ऐसा एक लाइन बोला। तो यदि ऐसा कोई निष्कर्ष अंतिम समय में आया है, और इस बात की गहराई हम समझ सकते हैं कि पवित्रता से जीने के लिए पुरुष शरीर की तुलना में स्त्री शरीर बेहतर है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं। यदि ऐसा कोई निष्कर्ष किसी पुरुष को अंतिम समय में आता है तो बहुत संभव है कि वो स्त्री शरीर को स्वीकार करे, ऐसा संभव है। तो ये तमाम घटनाओं का इतना ही मतलब हुआ। तो 2 सूत्र हैं। दूसरी बात कही कि सुख दुख के आधार पे, तो जिन चीज़ों को, जिन मान्यताओं को शरीर छोड़ते समय जीवन महत्वपूर्ण मानता है, वो सही है या गलत है इस पर चर्चा नहीं है। जिसको वो महत्वपूर्ण मानता है वो कैरी ओवर हो जाता है। अब किस शरीर को चलाएगा, कहाँ चलाएगा, कैसे चलाएगा, उसके लिए 2 सूत्र हैं।
तो स्वयं को शरीर मानते हुए वो प्रतिकूलता अनुकूलता के आधार पर शरीर का चयन करता है, और थोड़ा सा भी जागृति पथ की ओर चला जाता है तो प्रयोजन के आधार पर शरीर का चयन करता है ना। स्वयं को शरीर मानते हुए मतलब जिंदा रहने के धरातल पर जीते हुए यदि एक जीवन शरीर छोड़ता है तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर शरीर का चयन करता है। अनुकूलता प्रतिकूलता का मतलब है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना गांव, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना देश। ये शरीर के आधार पर शरीर मतलब जगह का चयन हो सकता है। और यदि वो उससे आगे निकल जाता है, मैं शरीर हूँ की सीमा से आगे निकल जाता है, तो फिर अपने जीवन की यात्रा को सार्थक करने के क्रम में किसी गर्भ का चयन करता है जहाँ उसकी यात्रा सफल हो सके, क्योंकि वो अपने पराई की सीमा से मुक्त हो जाता है। फिर अपने यात्रा को सफल करने के लिए जहाँ अनुकूलता दिखाई देती है वहाँ वो गर्भ का चयन करता है। तो ये बात आपकी ठीक है कि एक माता पिता अपने परिवार में गर्भ उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उस गर्भ में कौन आएगा ये उनके हाथ में नहीं है। ये वो जीवन ही चूज करता है कि उसको किस परिवार में जाना है। हाँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभी की शरीर यात्रा में हम जहाँ भी है वो हमारा चूज किया हुआ है, और ये इस रूप में जीने में बहुत सहायक है। जो भी मेरे माता पिता हैं जैसे भी हैं, और जो भी मेरे परिवारजन हैं जैसे भी हैं, उनको मैंने चूज़ किया है, तो उनके साथ निभाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। बढ़िया। है शादी के केस में, शादी के केस में मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों तरह की घटनाएं हैं। वो भी घटनाएं हैं जो लोग पहले साथ में जिए हैं, वो लोग भी साथ में आते हैं, और नए लोग भी मिलते हैं, डिपेंड करता है। पर एक प्रश्न है, अगर जीवन निरंतर है तो फिर चूज करने की जरूरत क्या है? जीवन निरंतर है तो जीवन चूज करने की निरंतर है, इसलिए शरीर यात्रा की बार बार जरूरत है जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा। हाँ। जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा, मुझको दिल्ली जाना है, 1 वर्ष सूरत से नागद्वारा ले आई, उसके बाद आगे की बस लूंगा ही। तो वो तो अपनी कंटिन्यूटी रखेगा ही ना, उसको चॉइस की क्या जरूरत है, चूज की क्या जरूरत है? वो उसकी नहीं, प्रोसेस है। हाँ प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में मेरे को कहाँ ठीक लगेगा वो तो मेरे अधिकार में है ना, वो तो मेरी चॉइस में। अभी आपने तय किया कि शिविर में जाना है कि नहीं जाना है, इतना ही है बस। ना करें वो भी आपकी चॉइस है। जीवन रूप में समय का फ्रेम टूट जाता है, शरीर के साथ टाइम का फ्रेम काम करता है। तो जीवन रूप में 2 साल 200 साल कोई खास बात नहीं। हेलो। तो जीवन की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है और उपलब्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि एक जीवन आगे की यात्रा कैसे करेगा। मंजिल जागृत होना। हेलो। हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं, माइक लीजिए। हेलो। हेलो। भैया जी। माइक दीजिए इनको, आता है आपके पास माइक। हाँ जी। एक ऑब्जर्वेशन है। माइक ठीक से पकड़िए, ऐसे ऐसे। हाँ, सॉरी। ये प्रतिकूल सेक्स रेशियो जो है, प्रतिकूल सेक्स रेशो, हाँ, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो महिलाएं अपना शरीर त्यागते वक्त ये सोचती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, इसलिए मेल शरीर स्वीकार करें। उसका एक कारण ये भी हो सकता है। संभावना है, लेकिन यदि पूरे वर्ल्ड की मेल फीमेल रेशो देखेंगे वो लगभग मेंटेन रहता है। इसका मतलब है जीवन को ये चॉइस है कि वो मेल या फीमेल या पशु शरीर को चूज कर सके। इसके साथ वो ऊपर का एग्जिस्टेंशियल लॉ भी काम करता है कि लगभग वो 50-50 रहेगा। तो हमारी गलतियों के बावजूद भी वो काफ़ी कुछ मेंटेन रहता है। भैया एक सवाल था। हाँ।
इधर भैया। पहले उनका। हाँ जी, ये कहते हैं कि शरीर जो है, दूसरा शरीर अपने कर्मों के अनुसार मिलता, पाप पुण्य के हिसाब से मिलता है, हाँ, तो वो इसमें नहीं है क्या? आप बिल्कुल ऐसे ही है, हैं? ऐसे ही है। पाप में जैसे पाप ज़्यादा किए हैं, पुण्य किए हैं, तो मनुष्यतर शरीर भी वर के इसमें शरीर में भी जा सकता है। पाप पुण्य का मतलब इतना ही है कि जीवन की जैसी मनस्थिति है, यदि किसी जीवन को लगता है कि किसी बदला लेने के अर्थ में या किसी पशु का जीवन ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत निम्न स्तर के शरीर जीवन के लिए ही संभव है। जिस जीवन ने एक बार मानव की परस्परता को और मानव की महिमा को थोड़ा सा भी छू लिया, जैसे इस सभा में बैठे लोगों में से कितने लोग ये चाहेंगे कि अगली शरीर यात्रा में वो पशु शरीर चलाएं? कोई नहीं चाहने वाला है। लेकिन ये इसका मतलब है नहीं चाहने वाला है तो नहीं मिलेगा। तो मानव शरीर के बाद मानव शरीर की ही संभावना मैक्सिमम है, बहुत मिनिमल चांस है, बहुत लोअर लेवल का चांस है, बहुत लोअर लेवल के जीवन के लिए कोई चांस है कि वो पशु शरीर में जाए। लेकिन ये तो प्रभु ने, ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। कर्म करने की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है फल देने की स्वतंत्रता। उसको और ईश्वर को भी कल समझेंगे और कर्म को भी परसों समझेंगे, तो हो सकता है और पिक्चर पूरी हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। भैया इधर भैया। माइक। एक ही जीवन दो शरीर में प्रवेश कर सकता है? अब ऐसा है कि आपके क्वेश्चनों की दिशा जो है वो कौतूहल की तरफ जा रही है। नहीं, कौतूहल नहीं, उसके तो आगे उसका मैं एक सूत्र क्वेश्चन ये पूछना- है, जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, मरना समझ में आता है तो उसके बाद का समझ में आता है। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या होगा? जीना समझ में आ जाए। नहीं तो ये किस्से कहानियों का कोई मतलब है नहीं। तो ये क्वेश्चंस बंद कर दीजिए। हाँ जी, माइक ठीक से पकड़िए। जैन धर्म के अनुसार बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, तो क्या यह सही है? देखिए, आप किसी धर्म को बीच में ना लाएं, क्योंकि फिर मेरे को बोलने में संकोच होगा। अच्छा, और एक है ना? आपने कहा था कि परिवार जैसे हम नियम को समझेंगे। मृत्यु के बाद में वो जीव होता है, वो अपनी चॉइस के अनुसार गर्भ में आ सकता है। हाँ, तो चॉइस अपनी ही रहती है, अपनी मनस्थिति के अनुसार चॉइस रहती है। जिंदा रहने के धरातल पर अनुकूलता प्रतिकूलता चॉइस होती है, और जिंदा रहने के धरातल को क्रॉस करने के साथ ही, है ना, प्रयोजन, जीवन लक्ष्य, जागृति के आधार पर चॉइस रहती है। तो वो वापस उसी परिवार में भी आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता थैंक है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ जी, हेलो जी सर। सर एक सवाल था। मैंने इन सारी चर्चाओं के बाद ये नहीं बोलोगे कि हाँ जीवन शरीर में इतनी चर्चा हुई और मैंने किस आधार पर कैसे महसूस किया कि दोनों अलग अलग हैं। किस्से कहानियों में बहुत मज़ा आता है। हाँ जी। जी सर, सवाल ये था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जीवन किसी दूसरे जीवन के लिए एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन फील करे, मतलब एक जुड़ाव फील करे? जैसे एक सॉन्ग भी है, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, है ना? तो ये इसको हम, जिनको दुख पाना है वो ऐसे ही सोचते हैं। ओके, नहीं सर, ये तो मैंने इसलिए थोड़ा सा एक चीज बोली कि इसको पोएटिक सेंस में ना लेते हुए मैं किसी फादर के लिए, नाता है ही है, सारी मानव जाति से मानव का नाता है जी। अब वो नहीं नाता आपका, आप किसी एक के पीछे ही पड़े रहते हो। ओके, ठीक है। तो मतलब सर आपके कहने का अर्थ ऐसा है कि मुझे मेरे पिता को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना मैं दुनिया के किसी भी पिता की उम्र के व्यक्ति को करता हूं? मतलब मुझे कंफ्यूजन है इसलिए। ऐसा हो जाना ही मानवता है। और जब तक अभी तो जैसे आपने नहीं कर पाए उसका नाम जीव चेतना है। ओके, मतलब हम ये मान के जिए अभी जीव चेतना में है। हाँ। इसलिए ये चीज चलेगी अभी। बिल्कुल। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इच्छा मृत्यु का किसी को वरदान मिलता है? जैसे महाभारत में
भीष्म पितामह थे। जान दो भाई, आप नहीं समझोगे। आप लोग को समझना नहीं है, किससे कहानी में टाइम पास करना है। नहीं तो सर ये मतलब किस्सा कहानी है क्या? महाभारत में यार, महाभारत में फिर वो शुरू में बात हुई थी, तो आप महाभारत काल में थे, मैं था, नहीं सर लेकिन आपने देखा, मैंने देखा, नहीं सर मेरी ये थी क्या कि- मालूम क्या कहा गया और क्या हुआ। अपने जीने की बात करो। ठीक है सर। मैं एक घटना आप सभी भाई बहनों बड़ों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे कब का आ रहा था। मैंने एक बार मेरे एक दोस्त को ब्लड दिया, तो जब मैं ब्लड वो थैली भर गई उसको देख ही रहा था, तो उस समय मुझे अचानक से शायद उसको बेहोशी कहो या कुछ भी कहो, मेरी आंखों की रोशनी एकदम जैसे लाइट चली जाती है ना, तो अंधेरा हो जाता है, इस तरह का मेरे को महसूस हुआ। और मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब इस तरह की मेरे को फीलिंग हुई कि मैं उसको बता नहीं सकता। बहुत जैसे जो दिमाग पे हमेशा अपन बोझा रखते हैं वो मेरा उतर गया कुछ समय के लिए। और उसके बाद जो वहाँ पे कंपाउंडर लेडी थी उसने मेरी आंखों पे छींटे मारे, तो मैं उठ गया। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि इसने मुझे उठाया क्यों। और वो फीलिंग जैसे ही मैं उठा उसके बाद ऐसा लगा कि दिमाग में वापस 5 किलो का भार जो हमेशा अपने रहता है वो वापस आ गया। तो वो जो फीलिंग है वो उसको शायद यहाँ आया, तो मेरे को लगता है कि आपने जैसे बताते हो निरंतर सुख, तो वो जो फीलिंग है उसको मैं उसके बाद कभी मैंने महसूस नहीं कर पाया। और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि वापस मैं उसको हासिल करूँगा। और बहुत बढ़िया। देखिए जिंदगी में ना कभी कभी वो खिड़की खुलती है और एक खुली हवा का झोंका आता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ कुछ होता है। तो इस सारे का ये मतलब है कि ज़िंदगी में ऐसी व्यवस्था है कि मानव को जागृत होना है, मानव को इवॉल्व होना है, उसको अपनी पूर्णता को पाना है, अधूरेपन से मुक्ति होना है। तो कोई एक व्यवस्था ऐसी है जो कभी एक खिड़की को खोल देती है और वहाँ से खुली हवा का झोंका आ जाता है। फिर उस झोंके को हम कभी भूलते नहीं हैं, फिर उसको फॉलो करते करते आगे की यात्रा हम ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है, माहौल इतना ही है कि कोई एक खिड़की खुले और उसमें से नोट ही नोट आए, है ना, या वो तेरे सामने वाली खिड़की में, है ना। तो अपने को या तो चांद के टुकड़े की तलाश है या पैसे की तलाश है। इसलिए ज़िंदगी में कुछ अच्छी अनुभूतियों से हम गुजरते हैं, उसको वैसा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं, ताकि उसका जो मतलब था ज़िंदगी में उसको खोल पाएं। बढ़िया जी, हाँ बेटा। मुझे इन सब से जो भी अभी 4-5 दिन में चल रहा है उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि भाव और विचार पे काम करना है ताकि दुख दूर हो जाए, मतलब मैं सुखी रहूं। पर आज एक बहुत अच्छा, मतलब एक इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव मिला है, क्योंकि मुझे तो अभी खुद ही को पहचानना है, मेरे को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो मुझे पहचानने के लिए भाव और विचार का कांस्टेंट होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जहाँ पे भी अभी बिगड़ रहे हैं वो सारे जिंदा रहने के तरीक़ों पे बिगड़ रहे हैं। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सारा शरीर से रिलेटेड हो गया, तो उसमें ना तो कुछ ग्रोथ मिल रही है और ना ही खुद से खुद की कोई पहचान का रास्ता दिख रहा है। तो अभी एक बात तो क्लियर है, पहले सिर्फ इतना था कि सुख को प्राप्त करने के लिए, अभी वो सुख मतलब खुद को प्राप्त करने के लिए आई थिंक भाव और विचार का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है इसमें कि जैसे एनेस्थेशिया देते हैं, जैसे मैंने किसी भी सिचुएशन में लिया, ठीक है, तो मैं 1, 2, 3 पे चली गई और जैसे ही वो उसका असर ख़त्म हुआ मैं वापस आ गई, तो मस्तिष्क शून्य हो गया और जीवन ने वो सब देखा। जीवन कहाँ गया तब? हाँ बैठो। देखो जो दोनों बातों पे आते हैं, पहले दूसरी बात कर लेते हैं कि एक तो मैं अभी स्वयं को शरीर मानता हूँ, स्वयं को शरीर मानता हूँ, ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं हूँ लेकिन मेरे व्यक्त होने का साधन ही चुप हो गया और मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ। यदि एक जागृत जीवन को एनेस्थेसिया होगा
तो वो हो सकता है उस एनेस्थीसिया का भी दृष्टा रहेगा, है ना, वो हो सकता है, और मतलब जैसा हम अभी हमारी स्थिति रहती है उसकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी जो बात आपने पहली बारी में बोली वो जीने के अर्थ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो एक बार फिर से सभी को कहना चाहता हूँ और ध्यानपूर्वक हम सभी सुन सकें कि ये समस्या से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, ये हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम क्या है? मुझको मेरी पहचान की तलाश है। जब मैं आईने में देखता हूँ तो जो चेहरा मेरे सामने है वो शरीर है कि मैं हूँ। तो अब पता चला कि ये चेहरा मैं नहीं हूँ, ये सेल्फी शरीर की है, ये सेल्फी नहीं है। तो यहाँ से एक सवाल कभी सीरियसली खड़ा हो जाता है, फिर मेरा स्वरूप कैसा है? फिर भी यदि सही मायने में कहें तो यदि चेहरे में आंखें बंद करके फोटो लें और आंखें खोल के जैसा हम फोटो लेते हैं, दोनों में क्या फर्क रहता है? आंखें बंद करके फोटो लीजिए और आंखें खोल के फोटो लीजिए, तो सही मायने में कहें तो मैं सबसे पावरफुली आंखों से मैं डायरेक्टली झांकता हूं। मैं जीवन, यदि किसी आदमी के पूरे शरीर में सबसे एक्सप्रेसिव चीजें हैं तो क्या है? आंखें हैं। तो महापुरुषों की आंखों के लिए कहा जाता है कि उनकी आंखों में एक अलग तरह की गहराई दिखाई देती है। हमारी आंखों में जो चंचलता दिखाई देती है ना, तो जितना आदमी भीतर में गहरे में स्थिर हो जाता है उतना आंखें भी स्थिर हो जाती हैं। तो इसका एक क्लियर मीनिंग ये है कि यदि ये अपने में स्वीकार होता है तो मैं शरीर नहीं हूं, तो इस बात की तलाश शुरू होती है कि फिर मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है और ये पूरे अस्तित्व का स्वरूप कैसा है। तो मेरा स्वरूप कैसा है, ये पूरे अस्तित्व का स्वरूप कैसा है, ये जानना अपने आप में सुखदायी काम है। ये जानने के क्रम में सारी समस्याएं और सारे दुख मात्र इस बात की सूचना है कि जैसा चल रहा है ये सच्चाई नहीं है। जहां तुम सुख की तलाश कर रहे हो वहां सुख नहीं है। बढ़िया सूत्र है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसका सुख, दूसरा सूत्र, जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। किसका सुख स्वभाव है? मेरा सुख स्वभाव है। तो मुझको पा लेना, खुद को पा लेना, आत्मा को पा लेना, उसके आधार को पा लेना, इसी का नाम मोक्ष है। जिसका सुख स्वभाव है, स्वभाव, उसका अनुभव ही मोक्ष। मोक्ष मतलब दुख से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, समाधान से युक्ति, विश्राम। है स्वभाव का मतलब स्वीकृत भाव, निरंतरता। है जिसका सुख स्वभाव है, जिसका सुख स्वभाव है का मतलब है कि मानव की चाहत सुख की निरंतरता है। वो बेसिकली शरीर की चाहत है कि जीवन की चाहत है?
तो वो जिसकी चाहत निरंतर सुख है उसका अनुभव ही मोक्ष है। तो स्वयं को पा लेना, स्वयं को जान लेना, आत्मा को पा लेना, है ना, उसके आधार को पा लेना, पूरे अस्तित्व के होने के आधार को पा लेना। तो बेसिकली दुख और समस्याओं से मुक्ति हमारा काम है नहीं। दुख और समस्याएं मात्र इस बात की सूचना है कि गाड़ी सही दिशा में नहीं जा रही है। इसलिए दुख की एक अच्छी परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। नियम का विरोध ही दुख है। हमारी जिंदगी में कोई भी दुख आया है, ये मात्र इस बात की सूचना है कि किसी नियम का विरोध हुआ है या किसी नियम को हमने नहीं पहचाना है। उस नियम को पहचान सकें, जैसे पेट में दर्द होता है तो वो हमको दुखी करने के लिए आया है कि कोई सूचना है। पेट में दर्द होता है तो सूचना है कि भाई ध्यान दो, कुछ गड़बड़ हुई है। पैर में कांटा लगा है, दर्द होता है तो वो दुखी करने के लिए आया है कि सूचना है। तो शरीर में दर्द इस बात की सूचना है कि शरीर स्वस्थ रहे। जीवन में दुख इस बात की सूचना है कि वो अपनी पूर्णता को पा जाए। बढ़िया, बोलो। सर एक सवाल था, काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स मुझे अपने आप मिलते जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का आंसर मुझे मिला नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज के अध्ययन में समझ में आया, जीवन के अंत में जिस चीज़ से आपको मोह होता है या जो ज्ञान आपके अंतिम समय में दिमाग में रहता है, उस ज्ञान को लेकर, वो इच्छा लेकर आप अगले जन्म में जाते हो, उसके आधार पे आपको मानव जीवन मिल जाता है। एक तरीके से पुनर्जन्म हो गया। तो जब वो जन्म ले लेता है इंसान, तो उस इंसान के भाव, विचार, ज्ञान देखकर क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या था? क्योंकि हमने शुरू में पहले दिन पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें वेरीफाइबल भी है, तो इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे? क्यों करना है वेरीफाई? नहीं सर, मतलब होना चाहिए। हो, तुम्हारे मन में कुछ भी कौतूहल आएगा उसको वेरीफाई करेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हम आज जो भी हैं, इस समय घड़ी में जो बजा है और इस समय में जो भी हूं, वो पूर्व काल में चलाई गई सभी शरीर यात्राओं के फलन में हूं। पहचान लो इसको। या ये पहचानना चाहते हो कि पिछली शरीर यात्रा में पत्नी कौन थी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस फिर क्वेश्चन बाकी आया और क्या कि पहचान? वेरीफाइबल है तो वेरीफाइबल ये है कि मैं जिस बात को जैसा मानता हूं आचरण में वैसा प्रमाणित होता है, इसका नाम वेरीफाई करना है। 10 दिन पहले इस समय क्या कर रहे थे? 10 दिन पहले का पता नहीं है, पीछे का जन्म ढूंढोगे। उसी को तो वेरीफाइबल बोलते हैं। वो वेरीफाइबल, वो वेरीफाई है नहीं, उसका नाम वेरिफिकेशन नहीं है। तू कहीं भी अपना वेरिफिकेशन लगा दोगे, ऐसा थोड़ी है। भैया पहचाने कैसे है? कैसे पहचाने? आप पहचान ही रहे हो। बार बार उपलब्धि शेयर करते हो तो क्या पहचानते हो? अपने गैप पहचानते हो तो क्या पहचानते हो? उस तरफ बढ़ रहा हूँ। अपनी स्थिति को पहचानते हो, अपनी गति को पहचानते हो, आगे पूर्णता के लक्ष्य को पहचानते हो, उसके लिए प्रयास क्या करना है उसको पहचानते हो। प्रयास में शायद अभी कंफ्यूजन है। हाँ, अभी ठीक है, अभी और आगे आएगा। मेरा सवाल है, मैं खुद से पूछा हूँ कि मैं अगर पावित्र्य को मानूं या पावित्र्य को जानूं। क्या? पावित्र्य जो है, पवित्रता, हाँ, पवित्रता को जानूं या पवित्रता को मानूं? क्या लगता है आपको? मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं हो, वेरीफाई करवा रहे हो। जानने से ही होगा, मानने से पवित्रता आती नहीं है। तो जानने का जो तर्क है वो क्या हो सकता है? उसके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? अगले 2-3 दिन में चलते समझेंगे। एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। मेरा अपना, और आप इसमें मेरी मदद करें समझने में कि ये क्या है, क्योंकि ये तलाश मेरी पिछले 40 वर्षों से है, 50 वर्षों से। ये अनुभव मेरा करीब 13 वर्ष की उम्र का होगा, 12-13 वर्ष की उम्र का। और मैं बीमार पड़ा था करीब 27-28 दिनों के लिए, लगातार बुखार था मुझे। और जब 28th डे रहा होगा, उस दिन इतनी ऊंचाई से बिस्तर से मैं
बुखार में उछल के नीचे गिर गया। और जब मैं गिर गया तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। और ये चूंकि मैं बचपन से ही बहुत अध्ययन करता रहा हूँ, जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हूँ, तो तुरंत मेरे मन में जिज्ञासा आ गई उसी समय, ये क्या है, देखते हैं। ये क्या है, देखते हैं। तो मैं एक काफ़ी ऊंचाई पे हूँ और वहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरी मदर पड़ोसी के पास जा रही है, बुला रही है, आवाज़ भी आ रही है मेरे को, लेकिन ये मीनिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन क्रियाकलाप मीलों तक दूर तक दिखाई दे रहा है। नदियाँ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, फादर दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। और ये एक्टिविटी करीब 10 मिनट चली होगी जब मैं अपने आप को देखता रहा। और इस देखने के क्रम में ये भी देख रहा हूँ कि मेरी माँ ने मुझे 1 चम्मच पानी मेरे मुंह में डाला है, और जिस वक्त पानी मेरे मुंह में डाला मैं वापस शरीर में था। तो ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, इसने मेरे को अभी तक दुखी कर रखा है। दुखी क्यों कर रखा? दुखी इसलिए कर रखा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये हुआ कैसे। और जीवन की जो आप कंटिन्यूटी बता रहे हो, वो तो मुझे महसूस हो गई वहाँ पर कि जीवन निरंतर है और शरीर अलग है। शरीर एक उपादान है, उसके लिए मात्र उपादान है। लेकिन वो जो कंटिन्यूटी वहाँ दिख रही थी, उसको दैनंदिनी जीवन में कैसे देख सकूं। हालांकि ये शिविर उसकी कुछ पूर्ति कर रहा है, अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है उसमें कर रहा है। लेकिन क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जीवन का अनुभव करवाते हैं, निरंतरता का? बिल्कुल। देखिए, जिंदगी में 2 तरह की यात्रा है, एक सिद्धियों की यात्रा है, एक ज्ञान की यात्रा है। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक दुकानदारी भी है, जिसमें एक लंबी दुकान चलती है। और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना एक तरह की टेक्निक के रूप में सिखाया जाता है। और ये टेक्निक सीख के हम करने वाले वही हैं, क्योंकि चेतना का स्तर वही है। रूप बल धनपद से पहले लोगों को प्रभावित करते थे, अब आउट ऑफ बॉडी से प्रभावित करेंगे, क्योंकि चेतना का स्तर वही है। तो इससे ये समझ में आया कि आउट ऑफ बॉडी होने से कोई उपलब्धि उस सेंस में नहीं है। लेकिन यदि जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसके लिए खिड़की खुली है और खुली हवा का झोंका आया है। ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, इसको ज़िंदगी भर कभी हम भुला नहीं पाते हैं। यही इनकी क्वालिटी होती है। जब भी उस तरह का माहौल बनता है, वापस हमको फिर से वैसे ही सजीव हो जाते हैं। दुनियादारी के चक्कर में कभी चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसको कितनी शिद्दत के साथ हमने फॉलो किया है। उसके पीछे उसकी कोई चीज़ मिली, फिर उसके पीछे पड़ गए तो खुल जाएगी, और कहीं खो गए तो फिर वो दब जाएगी। तो जिन भी लोगों को इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, उनका किसी इस तरह के मार्ग पे चलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसके लिए वो शब्द नहीं है, कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए रिलेट कर पाना ज़्यादा आसान हो जाता है, उन शब्दों पे भरोसा कर पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, उसके लिए लेकिन कितना हमको क्या रास्ता मिला और कैसे मेहनत करेंगे, देखिए पूरा दर्शन एक बार देखिए, फिर आपको कैसा लगता है। हाँ जी, नहीं माइक, ये देखो दोनों चक्कर लगाएंगे। समय का पहिया घूम गया। भाई साहब, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पुंज शरीर में जो परमाणु है, पुंज शरीर में जो परमाणु है, पुंज शरीर में परमाणु नहीं है। जीवन अपने आप में एक ही गठनपूर्ण परमाणु है जी। अच्छा, एक ही चैतन्य इकाई है, और वो शरीर में प्राण कोशिकाओं के बीच के स्पेस में से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 3 डायमेंशनली इच्छा गति से गुजरते हुए एक पुंजाकार को बनाता है। जैसा पुंजाकार बनता है उसी शरीर को चलाता है। यदि हाथी का पुंजाकार बन गया तो हाथी शरीर को चलाएगा, स्त्री का पुंजाकार बना है तो स्त्री शरीर को चलाएगा। जैसी इच्छा होगी वैसा पुंजाकार होता है। ये कहाँ से आया? कौन? जीवन परमाणु कहाँ से? जी, कल चर्चा करें। दूसरा, जीवन कहाँ से आया? तो जीवन परमाणु और जीवन पंच एक कहाँ से आया? ये मोक्ष के बाद क्या? इसको भी अभी छोड़ दो, कल बात करेंगे तो और विस्तार से बात करें। अभी बोलूँगा तो कुछ शब्दों में ही बोलूँगा।
सोम भैया, पहले बात तो धन्यवाद कि भैया कहने का वो दिया कि अच्छा लग रहा है, सहजता से सब कुछ समझ में आ रहा है। 55 वर्ष की यात्रा करते हुए कई सारी चीज़ें, बैगेज तो आए थे लेकिन अब सुलझ रहे हैं। जैसा कि मस्तिष्क में विचार आते हैं, अब समझ में आ गया कि वो एक हार्ड कॉपी है, उसमें सॉफ्टवेयर जीवन है। इसी तरह से ये जो कुछ शब्द हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक ही साथ अगर एट ए ग्लांस से सामने आ जाएंगे मन, बुद्धि, चित्त, तो समझ में आसान हो जाएगा। तो जब भी परसों आपको आएंगे। जी 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 बिल्कुल, कि ये चित्त क्या है सब आएंगे परसों, पूरा दिन इसी पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर। जीवन में प्रतिकूलता और अनुकूलता किस प्रकार संबंधित है? देखिए, मैं यदि आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी की ज़िंदगी में जिस तरह की घटनाएं आती हैं उसका क्या नियम है। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि एक बात तो हमको ये स्वीकार होती है कि ये अस्तित्व हमारी वर्तमान समझ से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसा हम अभी मनस्थिति में जी रहे हैं, सूरज, धरती, चांद, सितारे, हजारों प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इतना बड़ी ये कायनात, सब कुछ बहुत नियम से चल रहा है और कोई गलती नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि एक आदमी की ज़िंदगी में जो घटनाक्रम आया है, वो घटनाक्रम में आप शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं। जैसे आपने शिविर में आने का निर्णय लिया, ये एक घटनाक्रम। आप नहीं लेते हो तो ये एक घटनाक्रम। नहीं लेते तो इन 7 दिनों में कुछ और कर रहे होते। हाँ बोलने से इस 7 दिनों में कुछ और कर रहे हो, और हाँ बोलने से इन 7 दिनों के बाद भी कुछ और करोगे। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरी एक हाँ और मेरी एक ना पूरी जिंदगी की धारा को बदल सकती है, दिशा को बदल सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ से सूरत जाऊँगा तो एक तरह के शहर आएंगे, और यहाँ से दिल्ली जाऊँगा तो अलग तरह के शहर आएंगे। तो इसका एक मतलब ये हुआ, और जिस तरह के शहर आएंगे उस शहर में मैं क्या करूँगा ये मेरी मनस्थिति पे निर्भर करता है। यदि मेरे को भांग ही खोजना है तो हर शहर में भांग मिलती है, और यदि मेरे को शिविर भी खोजना है तो कुछ लोग हर शहर में मिल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि घटनाक्रम एक चीज है, उस घटनाक्रम में मैं क्या करूंगा ये मेरी चेतना का स्तर है। तो जो भी घटनाक्रम मेरे सामने आया है वो मेरी पूर्णता के लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जिस्टेंस ने मुझको दिया है, और मैंने भी उसको स्वीकारा है। इसलिए उसको क्वालिफाई करना अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर के लिए मेरी ज़रूरत है। उसको क्वालिफाई नहीं करता हूँ, फिर से वैसा ही क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। एक ही क्लास में पास नहीं हुआ, फिर से उसी क्लास में रिपीट करता हूँ। ये ज़िंदगी का क्रम ऐसा है। एक सवाल और मेरा था। हाँ। सवाल था सर, हाँ, जिस प्रकार मानव प्राण त्याग देता है वो किस शरीर में प्रवेश कर रहा है, किस तरह पता चलेगा कौन सा प्राणी किस शरीर में प्रवेश चाह रहा है, किस में प्रवेश करना चाहता है? जीना समझ में आता है तो, मरना समझ में आता है तो, अभी कहाँ चल रहे? जिंदा है, अभी जीना नहीं हो पा रहा है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो जी। ऐसे हाँ जी, एक घटना जी, वो ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ थोड़ा ले नहीं पाया, फिर से बोलिए। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ। हाँ हाँ। ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ पूर्व जन्म के बाद। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਾਹਤੋਂ? पूर्व जन्म की स्मृतियां, मैं पंजाबी समझता हूं। आवश्यकता होने से बोल भी सकता हूं। तो देखिए, यदि हमको जीवन में सब कुछ याद रह जाए तो क्या होगा? पागल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जीवन घटी घटनाओं से सार को ग्रहण करता है, कंक्लूजन को ग्रहण करता है, निष्कर्ष को ग्रहण करता है, और घटनाक्रम पीछे रह जाता है। कोई कोई घटना में, खासकर ये बचपन में ज़्यादा होता है, ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे जिनको बचपन में पूर्व शरीर यात्रा के बारे में कुछ याद में था, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो गायब हो जाता है। तो कुछ बच्चों को पूर्व शरीर यात्राओं की किन्हीं तीव्र, उनका कोई गहरा जुड़ाव, बहुत गहरा कोई जुड़ाव रहा होगा, या जीवन में कुछ घटना घटती है तो कुछ लोगों को ऐसा याद रहता है। अब जीवन निरंतर है, कुल मिला के इतनी बात समझ में आ गई, और इसके लिए भी सार इतना ही, मतलब इस सारी घटनाओं का इतना ही मतलब है कि हमको ये स्वीकार हो जाता है कि जीवन निरंतर है। चाहे बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, चाहे हमको कुछ और, चाहे इस तरह की घटनाएं देखने सुनने मिल गई, और कभी कभी ये लगता है कि शायद इस तरह की घटनाओं का भी समाज में होना समाज का इस बात के लिए ध्यानाकर्षण है कि समझो कहानी कुछ और है, जैसा आंख बंद करके जी रहे हो इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ 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 जी, बढ़िया, बोर्ड साफ, कूदो कूदो, कौन कूदेगा? नहीं नहीं, तुम नहीं आओ, तुम जवान है, हरियाणा का जवान। नमस्कार जी। हाँ जी, ये 84 लाख योनियों का बारी बारी जिक्र आता है, उसका क्या अर्थ है? ओ जी, ऐसा मत करो। हाँ, सब साफ। ये कल सृष्टि दर्शन होने दो, फिर एक बार सबको देखेंगे। जितने, देखिए, एक आपसे निवेदन ये है कि जितने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं कॉपी के बैक साइड में लिख लो, बोलते भी रहो, लिखते भी रहो। जो अभी करने का होगा मैं अभी कर दूंगा, और जो कल और परसों में आने वाला है जिसका बेस बन जाएगा तब अपन बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर। हाँ जी, और बोलिए जब तक बोर्ड साफ हो रहा है। जैसे अभी दीदी ने एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जागृत व्यक्ति है वो नींद में भी आसपास कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पता चलता रहेगा। और एक और क्वेश्चन कि जैसे नागराज बाबा का अनुसंधान हुआ, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि उनको पिछले जन्म, मतलब इससे पिछली शरीर यात्रा में अनुसंधान हुआ होगा और उन्हें फिर से अपनी मर्जी से? चलो, इस सब से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, है एक सर क्वेश्चन, माइक। ये जो हम लोग ने सर जैसे जो पढ़ा है कई बुक्स में भी, और कि जो जैसे जो सेंट्स होते थे पुराने योगी लोग, वो एक ही बार में उनकी बॉडी 2 जगह प्रेजेंट हो जाती थी। अभी एक बार की है, उससे निपट लेते हैं। एक बार की है, उसको सार्थक कर नहीं पा रहे जी। 2 जगह जाके भूतिया काम करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, बट पॉसिबल है, जाने दो। अच्छा, देखिए, ये सब से ना हमारा खुद का अधिकार कम होता जाता है। जितना हम चमत्कारों पे चर्चा करते हैं, जितना हम सिद्धियों पे चर्चा करते हैं, उतना हमारा जिंदगी को पाने का अधिकार कम होता जाता है। चलिए, तो जितनी हमने चर्चा की, उस चर्चा में फाइनली यदि पिछले 4 दिन की चर्चा को समराइज करें तो हमने क्या पाया है? हाँ हाँ, माइक। यदि पिछले 4 दिन की चर्चा को समराइज करें तो आपने अपने लिए क्या पाया?
आंसर्स मिल रहे हैं। मैं अभी तो आज मैं कौन हूँ पे चर्चा हो रही है, कैसे जीना है, क्यों जीना है। उससे पहले हमारे जो गैप्स थे, अब वो फिल आप एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हो, एक्चुअल क्या है, भ्रम क्या है। मुझे इतना समझ आया सर। कैसा लग रहा है? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब मन लग जाता है ना शिविर में, तो 9वें दिन सुबह उठ के ढूंढते हैं आज कहाँ जाऊं। ऐसे ही है। मतलब देखो, फिलॉसफिकल चर्चा में किसी दर्शन में इस तरह टिक पाना, कोई गाना नहीं है, नाटक नहीं है, संगीत नहीं है, आस्था नहीं है, भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, आस्था नहीं है, आश्वासन नहीं है, उसके बावजूद भी आदमी टिक पाता है। तो कैसे टिक पाता है? कैसे टिक पाता है? इसका मतलब है कि मानव मूलतः ज्ञान परंपरा है। मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, ज्ञान ही उसका मूल भोजन है। बात बिल्कुल ठीक है। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इस पढ़ाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा? और मानव में से, मन और शरीर में से मूल कौन है? मन। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता केवल ज्ञान है, प्लस रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। यदि मूलभूत की बात करेंगे तो मानव की मूलभूत आवश्यकता केवल और केवल ज्ञान है। सारी पढ़ाई कहाँ से आ रही है? तो जिंदा रहने के धरातल से हमारी सारी परिभाषाएं आ रही हैं, सारा हमारा ज्ञान आ रहा है, सुख दुख की समझ आ रही है, व्यवस्था की समझ आ रही है ना, सम्मान और सुख की सारी समझ कहाँ से आ रही है? सब जिंदा रहने के धरातल से आ रही है। तो चलिए मानव की परिभाषा करते हैं। मानव की परिभाषा, गूगल पे देखो मानव की परिभाषा है। क्या हो गया? तो गूगल की भी हैसियत पता चल जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, माइक। मानव में समझने की क्षमता है, जिसमें समझने की क्षमता है वही मानव है, मेरे हिसाब से सर, मुझे ऐसा लगता है। गूगल के हिसाब से इसमें जो लिखा है, मनुष्य स्तनपाई सर्वाहारी प्रधान। एक मिनट, एक एक करके बोलो। मानव, मानव, हाँ, स्तनपाई। स्तनपाई मतलब मैमल्स है। सर्वहारी, मानव मैमल्स है। सर्वहारी, सर्वहारी मतलब सब कुछ खाता है, घास, कत्ते, पत्थर।
प्रधान जंतुओं की एक जाति जानवर है। जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने दो पैर से चलता है। ऊर्ध्व चलने मतलब दो पैर से चलता है। तथा परिश्रम के साधन बनाने योग्य है। जिंदा रहने में योग्य है। मनुष्य की तात्विक प्रवीणताएं हैं। ये कुछ पॉजिटिव बात है। सर ये क्या है, लेकिन समझ नहीं आया सर मुझे, ये पढ़ने में समझ नहीं आया सर। तात्विक प्रवीणताएं हैं का मतलब है कि वो जो तत्व है जी, तत्व किसको बोलते हैं अपन? एलिमेंट जी, एटम। तो जो तत्व है, जो कोर है जी, उसको समझ सकता है। ओके सर। तापीय संसाधन के द्वारा खाना बनाना, आग से खाना बना सकता है। और कपड़ों का उपयोग, कपड़े पहनता है। मनुष्य प्राण जगत का सर्वाधिक विकसित जीव है। मतलब पेड़ पौधा है। हाँ, तत्व भी वहीं पे चला जाएगा। ठीक बात। देख लिया गूगल का हाल, इसलिए गूगल ज़्यादा मत देखा करो। अच्छा, हाँ, एक लाइन सर उससे रिलेटेड नहीं, अलग से इसमें दी हुई है, वो मैं रीड कर देती हूँ। ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानव है, जिसमें मस्तिष्क, संवाद हेतु वाणी, श्रवण सुनने हेतु कान और डैश डैश डैश। नहीं, इसमें कुछ है नहीं। 5 इंद्रियां हैं। नहीं बोल सकता है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, बोल सकता है, वगैरह वगैरह। हाँ जी, एक परिभाषा मैं भी बता दूं। हाँ जी। जो मननशील होता है उसे मानव बोलते हैं। इससे भी फाइनली निकल नहीं रहा है कुछ। ठीक है, मानव में मननशील होना अच्छी बात है, लेकिन इससे फिर क्या निकला ऐसा? तो अभी तक धरती पे जो कुछ भी उपलब्ध है, सारा धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान, उसमें मानव की परिभाषा नहीं है। खूब ढूंढ लीजिए। ठीक, तो बार बार क्या कहने की बात है, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं, फिर फाइनल कमेंट करूंगा। तो मानव की परिभाषा लिखते हैं। पहले जो परिभाषाएं उपलब्ध हैं उसको एक बार आपके ध्यान में ले आता हूं। देखिए, हमारा मैनेजमेंटल साइंस कहता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव साधन है ना? वो एचआर वाले, है कोई एचआर वाला? सारा जीवन बियॉन्ड लाइफ देख के, और मानव साधन है। यही तो बात है। चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाँ जी, तो मैनेजमेंटल साइंस ये कहता है कि मानव संसाधन है, मानव साधन है। हमारा धर्म कहता है कि वो जीव है, और जीव समझ में आता नहीं है, आत्मा कभी पकड़ में आती नहीं। हमारा बायोलॉजी कहता है कि सामाजिक, सोशल एनिमल है, सामाजिक पशु है। तो पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी है। देखिए, प्राणी शब्द प्राण से बना है। प्राण का मतलब सांस लेने वाली इकाई। जब सामाजिक प्राणी बोलते हैं तो सांस लेने वाली इकाई है, जब सामाजिक पशु बोलते हैं तो वंश के साथ जीने वाली इकाई है। दोनों में ही मानव नहीं है। और क्या, बोलचाल की भाषा में हार्ड मांस का पुतला है, 2 पैर का जानवर है, ये अभी गूगल ने भी कहा। और क्या, बाजार के लिए कंज्यूमर है, नेताजी के लिए वोटर है।
और मननशील है। मननशील है, उससे निकला क्या ये समझ में नहीं आया। और क्या है? चिंतन से क्या निकला? विचार से क्या निकला? ये तो चलता है। अब ये तो आप तो आगे आप ही बताओ इसके आगे। हाँ जी, तो ऐसा आप देखेंगे तो इस बात पे हमारा ध्यान जाएगा कि जो कुछ भी कहा गया है उसमें मानव कहीं नहीं है। अपने मानव होने की परिभाषा भी मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। बताइए क्या जीऊंगा? तो इसलिए कहा, जब शुरू कहा था कि हमारे पास दो रास्ते अभी तक रहे। एक रास्ता रहा जिसमें ईश्वर में सारा सुख है, हमने ईश्वर की खोज की, ईश्वर को समझने की कोशिश की। दूसरी धारा हमारे पास रही जिसमें शरीर में सारा सुख है, जिसको हमने भौतिकवाद के नाम से पहचाना। तो शरीर में सारा सुख खोजने की कोशिश की। दोनों ही स्थितियों में मानव गायब है, मानव की समझ हमारे पास नहीं है, मानव की समझ हमारे पास नहीं है, मानव की परिभाषा हमारे पास नहीं है। इसका प्रमाण है किसी भी परिवार में एक संबंध ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरे परिवार में नहीं हुई, चलो भाई हमको जीना नहीं आया, पड़ोस में हो जाती, दिल्ली में हो जाती, मुंबई में हो जाती, अमेरिका में हो जाती। तो अभी तक धरती पे मानव की समझ नहीं है। इस पूरे प्लेनेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, धर्म में, अध्यात्म में मानव की समझ नहीं है। इसका प्रमाण है कि परिवार का स्वरूप हमारे पास नहीं है। बोर्ड पे शुरू में लिखा था, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है। एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारे पास नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि मानव के रूप में मैं मानव हूँ, इस बात की समझ हमारे पास नहीं है। तो मानव क्या है? मानव है मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। ऐसी इकाई का नाम मानव है। क्या मतलब? लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ, बढ़िया। तुमको भी लास्ट में बताना है क्या समझ में आया। हमारे शिविर में कैमरामैन बताते हैं। हाँ जी, हो गया? चलें आगे। तो ध्यानस्थ एकदम गहरे ध्यान में रहते। ठीक चल रहा है शिविर? शिविर ठीक चल रहा है? शिविर ठीक चल रहा है? तो तुम्हारा शिविर भी ठीक चलता है? नहीं नहीं, आराम से आराम से, तुम निश्चिंत होके करो। हाँ जी, चलिए बात करते हैं। इसमें 3 पार्ट हो गया। नंबर 1, मनाकार को साकार करने वाला। क्या मतलब? तो हमारे मन में आकार बना इस भवन का, तो ये भवन हमने बना दिया। पेन का आकार बना, पेन बना दिया। कैमरे का आकार बना, कैमरा बना दिया। कपड़ों का बना,
तो मानव के पास ये ताकत है कि वो किसी आकार को इमेजिन कर पाता है, उसकी कल्पनाशीलता में कोई उपयोगी आकार आता है, उपयोगी आए अनुपयोगी आए। हमने AK-47 बना दिया, मिसाइल बना दी। तो मानव के पास ये ताकत है कि वो किसी आकार को बनाता है और शरीर के माध्यम से उस आकार को मूर्त रूप दे सकता है। ये ताकत केवल और केवल मानव के पास है, इसके अलावा किसी और पशु के पास ये ताकत नहीं है। चिड़िया का घोंसला और सारे घोंसले ये वंश विधि से बन रहा है। उसने इतने हजार साल बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं किया है। 1 BHK 2 BHK। हम और कुछ नहीं करें तो बेड इधर से उठा के इधर कर देते हैं, पर्दे बदल देते हैं। बदलना तो और भी बहुत कुछ चाहते हैं। तुम क्यों हंस रही हो? कोई कोई बच्चों को ये भी लगता होगा यार ये माँ बाप ठीक नहीं है, इनको भी बदल दें तो ठीक ही। हाँ जी, तो एक बात हो गई सुविधा। दूसरी बात यह हुआ कि मन स्वस्थता का आशावादी। मन स्वस्थ रहे इसकी आशा में रहता है। मन स्वस्थ रहने की आशा मतलब सुख की आशा। तो मानव में सुख की आशा है और ये आशा में ही जीता रहे कि कभी उपलब्ध भी होगा, तो उसको प्रमाणित करने की क्षमता के साथ है। तो मानव में केवल सुख की आशा ही नहीं है, उस सुख को पाने का, उस सुख को उपलब्ध हो जाने की सामर्थ्य के साथ है। ऐसी इकाई का नाम मानव है। तो क्या मतलब हुआ? मनाकार को साकार करने वाला। तो मनाकार का मतलब है कि जितना भी सुविधा पक्ष है, धरती पे सारी सुविधाएं कितने प्रकार की होंगी? कितने प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी पूरी धरती पे? तो धरती पे जितनी सुविधा उपलब्ध हैं वो मात्र 6 प्रकार की हैं। एक है कि एक प्रकार का आहार है। दूसरी एक सुविधा है जिसका नाम आवास है। तीसरी एक सुविधा है जिसका नाम अलंकार है। चौथी एक सुविधा है जिसको बोल रहे हैं दूरगमन, एक दूरदर्शन और दूर श्रवण। दुनिया में जितने भी उपयोगी साधन है वो इस 3 चीज़ों में 6 कैटेगरीज में आते हैं। दुनिया का सारा उपयोगी साधन। आप लिखने के चक्कर में समझने का काम मत छोड़ देना। YouTube में पर्याप्त माल है, जब चाहे देख सकते हैं। सारा दर्शन नेट पे रखा हुआ है और सब कॉपी लेफ्ट है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्यों है ये सब? तो आहार, आवास, अलंकार मतलब मानव इतना कुरूप है कि उसको सजने की जरूरत पड़ती है और सजना तो कुछ और होता है? हाँ, डेकोरेशन। कितना अच्छा बताया। अलंकार का अर्थ है देखिए,
श्रेष्ठ आचरण ही मानव का अलंकार है। एक आदमी शकल सूरत से सुंदर है और सुंदरता भी बहुत रिलेटिव चीज है। एक ही व्यक्ति किसी उम्र में आपको बहुत सुंदर लगता है शादी के पहले, शादी के बाद वो सुंदरता कहाँ चली जाती है, फिर कहीं और दिखने लगती है। इसका मतलब है कि सुंदरता तो एक मनस्थिति के साथ है, तो वो सुंदरता नहीं है, उस सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। आहार आवास अलंकार का मतलब है शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन, और अलंकार का मतलब है शरीर के तापमान को बनाए रखने वाले साधन। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि शरीर का तापमान बना रहे। और जो ज्वेलरी वगैरह का यूज़ है, ये बेसिकली हेल्थ के लिए किसी धातु का टच है या एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर टाइप चीज़ें रहीं। सही अर्थों में कहा जाए तो ये स्वस्थ शरीर के स्वस्थ बने रहने के अर्थ में सपोर्टिंग चीज़ें कभी शुरू हुई और धीरे से फिर वो मूल चीज़ कहीं गायब हो गई, केवल दिखने वाला भाग रह गया। तो आहार आवास अलंकार का मतलब है शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुएं। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूर की चीज को सुनने सुनाने के लिए, देखने दिखाने के लिए और आने जाने के लिए। तो इसका मतलब है शरीर की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन, शरीर को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक साधन है। श्रवण, दूर श्रवण। ये पूछो इसमें AK-47 कहाँ आएगी? टैंक कहाँ आएगा? युद्ध कहाँ आएगा? तो इसका मतलब है कि मानव के जिंदा रहने के लिए ये सामान आवश्यक नहीं है। हमको जीना नहीं आया, इसलिए ये सब हमने इकट्ठा किया। तो क्या निकला? पूरी धरती के सारे साधन, पूरी धरती का सारा धन, उसकी कुल औकात या उसका कुल पर्पस क्या निकला? शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए साधन की उपयोगिता है, शरीर को गति प्रदान करने के लिए साधन की उपयोगिता है। इसके अलावा कोई और उपयोगिता साधन की हो तो बताइए। सारा धरती का सारा पैसा, सारे संसाधन, सारे साधन, जो कुछ भी धरती पे उपलब्ध है, वो सारे की इसके अलावा और कोई गति हो तो बताइए। खूब सोचिए। धरती का सारा साधन या तो आदमी के शरीर को, मेरे शरीर को, मेरे परिवार के शरीर को, मेरे पड़ोसियों के शरीर को या तो जिंदा बनाए रखने के काम आता है या उसको गति प्रदान करने के काम आता है। मैं गाड़ी से कहीं आ जा सकता हूँ, मैं स्पीकर से बोल रहा हूँ, आवाज़ की गति बढ़ा दिया। दूर श्रवण, दूरदर्शन, इसके अलावा साधन की कोई और योगदान हो तो बताइए। बोलिए बोलिए, दम लगाइए। बहुत कुछ किया है हमने। हाँ, माइक। मनोरंजन मूलभूत आवश्यकता नहीं है।
मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। सुविधा भी नहीं है। जीने का पर्पस पता नहीं है तो टाइम पास कैसे करें? इतनी कीमती जिंदगी, वो 60 के बाद पता चलेगा क्या किया था। 60 होने दो, सारा मनोरंजन याद आएगा। इतनी कीमती जिंदगी, इतना कीमती समय जो निकल गया वो लौट के वापस आएगा नहीं, और आने वाला वक्त पूछेगा कि इतने समय क्या किया था। मनोरंजन का क्या मतलब है? मन का रंजन, मन को खुश करने का प्रयास। मन को खुश करने का प्रयास, मेरा मन को खुश करने के प्रयास सही अर्थों में खुश करने की तरफ जाएं, या फाइनली वो किसी अपराध बोध की तरफ जाएं, फाइनली वो जिंदगी से दूर ले जाए कि जिंदगी के पास ले जाए। अभी का मनोरंजन जिंदगी के पास ले जाता है कि जिंदगी से दूर ले जाता है? 5वां दिन है, रोज 8 घंटे एक आदमी को सुनना, उसी का चेहरा देखते रहना। ना कहने वाला थकता है, ना सुनने वाला थकता है। मनोरंजन है कि नहीं है? मनोरंजन है कि नहीं है? हाँ जी साहब, एक तो छूट गया इसमें मानव होने का है। एक छूट गया मानव होने का। ये सारे साधन तो जो अपने लिए किए मानव ने, समाज के लिए, परिवार के क्या लिए, छूट गया? इसके लिए ये मानव ने जितने भी ये जो आपने बताए हैं 10 6 हाँ, ये सारे तो मानव के अपने लिए कर किए हैं इसने। मानव ने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? एक व्यक्ति पैसा कमाता है, अपने पूरे परिवार के लिए सुविधाओं का इंतजाम करता है, समाज के लिए करता है। ये शिविर कैसे चल रहा है ना? कुछ लोगों ने, हम कोई फीस नहीं लेते, आपसे आने जाने का किराया नहीं लेते। जिन्होंने ये शिविर ऑर्गेनाइज किया है वो इससे एक पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि 2-5 लाख रुपया इसमें डालेंगे तो ये शिविर संपन्न होगा। लास्ट में खर्चा निकाल के आपको बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव ने, यदि इस अर्थ में कहें तो अपने लिए जिंदा रहने के अर्थ में अपने लिए भी सोचा, परिवार के लिए भी सोचा, संवेदनशीलतावश संसार के लिए भी सोचा। यहाँ तक तो मानव ने किया ही है, उसका सम्मान तो करना बनता ही है। सर, शिक्षा और चिकित्सा कौन सी सुविधा में आएगा? शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा, या तो शिक्षा आहार कैसे मिलेगा इसके लिए है, आवास कैसे मिलेगा इसके लिए है, अलंकार कैसे मिलेगा, दूरगमन, दूरदर्शन, या शिक्षा जीने के लिए है, जो अभी लिखा नहीं है। वो वाली शिक्षा अभी है नहीं। तो सारी शिक्षा इतने के लिए है। खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, गाड़ी कहाँ से आएगी, आना जाना कहाँ से आएगा, और बाकी जो शेष बचा तो दूसरों को कैसे मारूंगा। ठीक है। और चिकित्सा? चिकित्सा इसी में आएगी, शरीर जिंदा रहेगा। आहार, शरीर जिंदा कैसे रहे? सूत्र है, आहार ही औषधि है, नहीं तो औषधि ही आहार है। ठीक है। या तो समझ में आ जाए कि आहार औषधि है, नहीं तो बाद में समझ में आएगा कि औषधि ही आहार है। गोली खाओ। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? मेरी बात का उत्तर देते नहीं हो, अपने शुरू कर देते हो। अब कितने लोगों को ये देखो, तापमान एक्सप्लेन। तापमान का मतलब है हम कपड़े पहनते हैं मौसम के अनुसार, आहार, आवास और कपड़े, और जितना भी ज्वेलरी वाला पार्ट है बेसिकली वो मानव के शरीर को स्वस्थ रखने वाला पार्ट है।
सोने का टच, ऐसे किसी रोग में नहीं बताते हैं कि चांदी के बर्तन में पानी पीना है या कांसे के बर्तन में पानी पीना है। तो धातु का कोई टच हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। उस सेंस में ज्वेलरी का यूज़ हुआ तो वो ज्वेलरी केवल, देखो जो बहुत पढ़ा लिखा और जो बहुत ठीक ठाक जगह में पहुंच जाएंगे, ये सजने संवरने वाला काम खत्म हो जाता है। सजना संवरना मैं बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि बोलता है, ये अपने में विश्वास की कमी को भरने का एक असफल प्रयास है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम पड़ता है तो ऐसे तो कोई पहचानेगा नहीं। अंगूठी से पहचान ले, कपड़े से पहचान ले, डायमंड से पहचान ले, गोल्ड से पहचान ले। तो मेरी अपनी पहचान की तलाश है, उसमें जो मेरा अभाव है उसको मैं किसी वस्तु से भरने का प्रयास करता हूं। कैसा लगा है? हमारा निरर्थकता में जीने वाले दबाव ज्यादा हैं, काम की बात कम कर रहे हैं। माइक, सारी जिंदगी अपने तन मन धन का सदुपयोग किस दिशा में किया तो पता चलता है कि हम दुखी होने के लिए संकल्पित हैं। तो ये एसी पंखे ये फिर किस चीज में आएंगे जी? ये जो एसी पंखे वगैरह जो लगाता है मानव सुविधा के क्या चीज के पंखे? सुविधा में नहीं आएगा? फैन, एसी पंखे शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए। आवाज में लिपस्टिक किस में आएगी? आप थोड़ा रिस्की जोन में जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ किसी तरह का कोई आदर्शवाद नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं जीना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आप बिल्कुल अपनी पसंद का फैशन करें, अपनी पसंद का मनोरंजन करें, लेकिन सब कुछ करते हुए केवल अध्ययन करते रहें ज्ञान की रोशनी में, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जवाब किसी दूसरे को नहीं देना है, जवाब खुद को देना है। ऐसे आते हैं जैसे बिल्कुल दबे पांव आके गोली मार देंगे। हाँ जी, हाँ जी, निष्कर्ष पे पहुंच के उठें। फिर से बोलता हूं, देखो एक एक चीज अपनी जगह में आ जाए ना तो जूता पैर में ही अच्छा लगता है। हर चीज अपनी जगह में आ जाए तो हम आराम में आ जाएंगे। वो एक चुटकुला है ना, वो रिबॉक का जूता पहली बार खरीदा था और पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना था। बोले कुछ भी कर, फोटो जूते का आना चाहिए। अब कैमरे वाला बोला, साहब पासपोर्ट का मतलब इतना फोटो होता है। बोले मैं नहीं जानता, पैसा दूंगा नहीं फोटो नहीं आया तो। बोला साहब एक काम कर लो, सर पे रख लो। तो हम सब लोग जूता सर पे लिए घूम रहे हैं। रिबॉक का है।
मतलब जूते का ब्रांड पता है, अपना ब्रांड नहीं पता है। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इकाई, और उसकी हालत यह है कि वो जूते से सुशोभित है। गाली पे ताली। है ना? तो मेरे को लगता है कि बहुत सारा बोझा हमने जबरदस्ती अपने ऊपर डाला है। तो अब इस चर्चा से ये क्लैरिटी हमारी बन गई कि धरती का सारा संसाधन, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने ऊपर कोई दबाव महसूस करूंगा। इसका इतना ही मतलब है कि नेचर में ऐसा है, अब मैं इस पे सोचना शुरू करूंगा। धीरे धीरे जब कोई बड़ी चीज हाथ आती है, अनावश्यक अपने आप गिर जाता है, तो किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पर कोई बदलने का दबाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नेचर में मानव का, नेचर का ब्लूप्रिंट कैसा है, उसमें मानव का ब्लूप्रिंट कैसा है, मानव का स्वरूप कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वो हमारे सामने आ गया। तो पता चला कि धरती का सारा पैसे से आप वस्तु ही खरीद सकते हैं। सारी वस्तु का कुल मतलब इतना है कि शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता है, शरीर को गति प्रदान करने के लिए उसकी उपयोगिता है। इसके अलावा पैसे की कोई और हैसियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। इतना समझ में आ जाए तो कितना आराम के साथ चाय पीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।